Good morning, students. Today we will start the next activities, that is cash flow from financing activities. यानी लास्ट जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताई है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको जितनी भी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, वो सारी आई थी. उससे पहले मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितनी भी नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं. तो आज हम करें कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहाँ से निकलती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी से. यानी बैलेंस शीट में जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है वहां से आपकी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो सबसे पहले इसमें शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो. तो ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इनका डिफरेंस देखना होता है. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आपने ध्यान रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे चैप्टर में आपने ध्यान रखना है कि अगर लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज से कैश का डायरेक्ट रिलेशन है. इंक्रीज होंगी तो प्लस, डिक्रीज होंगी तो माइनस. और एसेट्स में उल्टा होता है, इंक्रीज होंगी तो माइनस और डिक्रीज होंगी तो प्लस. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है शेयर कैपिटल. अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे हम लिखते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. अगर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज को इशू ही बोलते हैं. तो प्लस कर दोगे, आप प्लस वाली साइड में लिखोगे. अगर ये शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर्स तो रिडीम होते नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वैसे आपके पास रिडम्पशन का है ही नहीं शेयर कैपिटल का. तो शेयर कैपिटल आपके सारे कौन से माने जाते हैं? इक्विटीज ही है यहाँ पर लगभग. अगर प्रेफरेंस होंगे तो उनकी पेमेंट होगी तो फिर लिख दोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो माइनस हो जाएंगे. तो इसके अलावा उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर बढ़ रही है तो उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इंक्रीज को बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ने को बोलते हैं रेजिंग ऑफ. ये लोन लिया आपने, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये प्लस कर दोगे. अगर पेमेंट की यानी कम हो रही है यानी डिक्रीज, इंक्रीज हो रही तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रही तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट. ये हो जाएगा माइनस. इसके अलावा आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? जितनी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है वो भी सेम ट्रीटमेंट है. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी कहाँ जाती है? करंट लाइबिलिटीज में. शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यही आ जाएगी. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी अगर इंक्रीज होंगी तो ऐड हो जाएंगी. इंक्रीज को वही बोलते हैं रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों ही आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है. अगर ये डिक्रीज हो जाएंगी तो डिक्रीज को क्या बोलते हैं? रीपेमेंट. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है वो भी यहीं पर आ जाएंगे. जैसे ही कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स है, डिवेंचर्स है, वो भी सारे यहीं पर ही आएंगे. तो जितने भी लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट अगर इंक्रीज हो रही है, ये डिवेंचर्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए. अगर इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं? रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स और एंड पब्लिक डिपॉजिट. अगर इनकी पेमेंट करें तो प्लस हो जाएगा ये. अच्छा, रेजिंग में प्लस होएगा, जो पैसा आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस. अगर इसको रीपेमेंट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस. डिवेंचर्स के अलावा जितने भी आपके यहाँ पर एक बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी था करंट लाइबिलिटीज में, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है. ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट सेम, वो भी कौन सी एक्टिविटीज है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस. यानी इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट
एंड कैश क्रेडिट। इंक्रीज होंगे तो प्लस कर देंगे, अगर ये डिक्रीज हो जाएंगे तो इसे माइनस कर देंगे। इसके बाद जो है इन एक्टिविटीज के अलावा इंटरेस्ट पेड आ गया, डिविडेंड पेड आ गया, रेंट पेड आ गया। ये सारा जो रेंट पेड नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेड है, किसी भी तरह का डिविडेंड पेड है, वो भी सब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, चाहे सिंपल डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे प्रपोज डिविडेंड पेड हो, तो सब तरह का डिविडेंड भी क्या हो जाता है, ये माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। बस जो आंसर आ जाएगा प्लस में आ गया तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आ गए तो कैश जो है माइनस में आ गया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। इसके बाद में आपको इसका जो है क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन में आज जो करवाऊंगी तीनों एक्टिविटीज का, यानी ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, इस तीनों एक्टिविटीज के क्वेश्चन को कैसे आपने ट्रीट करना है, तो इलस्ट्रेशन 32 में करवा रही हूँ आपको। नाउ इलस्ट्रेशन 32, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा सागर, यहाँ पर अरुण सागर की बैलेंस शीट गिवन है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब आपको तीनों एक्टिविटीज इकट्ठी करनी है इसमें क्वेश्चन में, तो वन बाय वन मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको वन बाय वन ये बता रही हूँ कि कौन सी एक्टिविटीज है। यानी शेयर कैपिटल आपकी जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एफ डाल रही में, और रिजर्व एंड सरप्लस आपका ऑपरेटिंग में जाता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हैं और इसमें प्रॉफिट्स होते हैं सारे किस में जाएंगे, नेट प्रॉफिट जो आपका बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है उसमें जाता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज है, उसके करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपने ध्यान रखना अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो फाइनेंसिंग है, अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी हुई है तो कौन सी एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो ध्यान रखना। या ट्रेड पेबल कौन सी ऑपरेटिंग में जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं करते, इसको ऐड करते हैं। और अदर करंट लाइबिलिटीज भी आपकी 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे आपको नोट देखना पड़ेगा इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो नोट भी चेक कर लेती हैं हम इसका, 3 नंबर पे नोट है, 1-2 पे भी नोट है, ये 1-2 पे जो नोट है ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग था 2 का, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में। ये थर्ड का नोट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज, इट विल बी रिटन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग में आ गया ये वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टेंजिबल। टेंजिबल जो एसेट है आपकी नंबर 4 पे है, जो भी होंगे टेंजिबल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटेंजिबल ध्यान में रखना पड़ता है, अगर इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग है, डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है एडजस्टमेंट में। जितनी भी इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होंगी तो परचेज मानी जाती है, परचेज को हम इन्वेस्टिंग में माइनस करते हैं, अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे इन्वेस्टिंग में प्लस, सॉरी ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में प्लस करते हैं। तो 5 नंबर पे देखते हैं कौन सी है इंटेंजिबल एसेट, 5 नोट्स में आते हैं। यस, हियर 2 एसेट्स आर गिवन, गुडविल एंड पेटेंट्स। चेक कर ले गुडविल क्या है, पहले ईयर देख ले इसका, कौन सा ईयर पहले है, करंट ईयर पहले है 18 एंड 17। गुडविल पहले थी 90,000, अब कितनी होगी 60, तो गुडविल डिक्रीज हो रही है तो किस में जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। तो पेटेंट्स आपके परचेज और सेल, गुडविल का होता है, पेटेंट्स आपका परचेज है, सेल है, उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा पेटेंट्स आपका। उसके बाद क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। जो करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है, इसे दिखाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, करंट इन्वेस्टमेंट में जो भी होगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है हो जाता है, ये आंसर टैली करने के काम आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ दी हुई है ये, 6 नंबर, ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। इन्वेंट्री आपकी ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग में जाएंगे, ऐड लेस बाद में देखेंगे बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जो बैलेंस, ये दो चीजें,
ये आंसर टैली करने के काम आएगी। तो एंड में आपको ये भी पता लग जाएगा कि आंसर ठीक है भी या नहीं है। अदर इसके बाद आपकी एक्टिविटीज है कैश बैलेंस हो गया। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे क्या है अदर करंट एसेट? 7 नंबर पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ जाएगी? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। इंक्रीज हो रही तो माइनस, डिक्रीज हो रही तो प्लस। हमें क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट नहीं करना बेटा, जैसे मैंने बताया। ये तो मैंने वैसे ही नॉर्मली आपको आइटम्स बता दी कि ऐसे ऐसे आपको करना है। आपको क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ये सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट। यानी सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करनी है, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। यानी सबसे पहले हम ए नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट 1। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें क्या है कि आपके पास ही जितनी भी आइटम्स है वो देखेंगे। यानी इतना लिखने के बस पहले हम क्वेश्चन में लेंगे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बाद में हम देखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेते हुए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमें मिलता है सारा का सारा आइटम मिलती है रिजर्व एंड सरप्लस से। तो सबसे पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में जाएंगे। नोट्स में जाएंगे, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी नोट्स से सोल्व हो जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में गिवन ही है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नोट में बनाया हमने। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट्स। यहाँ पर प्रॉफिट्स क्या है, यानी पहले थे 40,000, अब इस ईयर के कितने 48। तो 48 में से 40 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 8,000। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज 8,000। उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जितना भी आपका प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है 8,000। तो 8,000 हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, दिस इज द, वैसे सारे रिजर्व्स आपके जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आपका कहाँ ऐड होता है, आपको जाता है सरप्लस में, प्रॉफिट में ऐड। बट दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जो शेयर कैपिटल है उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। ये प्रीमियम कहाँ से आता है, शेयर कैपिटल से आता है। तो इसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर बाकी जितने भी रिजर्व्स होंगे, जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व्स हैं, वो सारे आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होते हैं। बट दिस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसे हमने फाइनेंसिंग में दिखाना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया। तो 8,000 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, वो वहां लिख दिया हमने 8,000। लाइकवाइज दिस एंड में चलेंगे, सबसे एंड में लिखते हैं ऐसे फॉर्मेट बनाने के बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 48 में से 40 के, दैट इज 8,000। बस इतना लिख के छोड़ देंगे हम। उसके बाद हम चलते हैं वापस, क्योंकि एक ही आइटम गिवन है क्वेश्चन में इसकी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। उसके बाद वापस चलते हैं हम क्वेश्चन में, नोट्स में ही चलते हैं। हाँ जी, अब सेकेंड नोट कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट के बाद, यानी पहले हम एडजस्टमेंट के आइटम्स देख लें उसके बाद करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आपकी वर्किंग जब निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आएगा ये, यानी वाला बाद में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टिंग है, ये भी अभी नहीं लिखनी हमें। फिर इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ, हम इसे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स में रिटर्न ऑफ है, अगर पेटेंट्स इंक्रीज होंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। यहाँ पर भी रिटर्न ऑफ आ रहा है पेटेंट्स, तो रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा, रिटर्न मतलब कम होना, जितना कम होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर ये इंक्रीज होंगे, इंटेंजिबल एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, इसे इन्वेस्टिंग में लिखेंगे, जब डिक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग में इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन में चलते हैं वापस। आपका नोट्स हो गया, सारी ऑपरेटिंग आपके नोट से निकलेंगी। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी हम करते हैं, पहले एडजस्टमेंट वाली आइटम करते हैं। अब इसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड और डिपॉजिट्स 9,000। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटीज है, जब आपके पास कोई भी एडिशन इन्फॉर्मेशन आपको पता दो जगह जाती है, एक तो आपकी ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी,
दूसरा इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में क्या होगी, माइनस होगा। जो भी एडिक्शन इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट्स का रूल है कि उसे हमें दो जगह दिखाएंगे, एक तो आपकी ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगी। अभी हम ऑपरेटिंग में तो ऐड करते हैं ऐसे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, आगे कितना है इंटरेस्ट पेड 9000। इतना करने के बाद हमारे पास और कुछ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारी एडजस्टमेंट आपके नोट से निकलती है और एडिशन इन्फॉर्मेशन से निकलती है। हो गया। इसके बाद हम जाएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो सीधा बैलेंस शीट में जाइए आप, उसको नोट्स को देखने की नीड नहीं है अभी। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज पहले सबसे पहले ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल आपके पहले कितने थे 75, 90 हो गए, बढ़ गए, तो क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे वहां पर 15,000। और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज लिखा हो ना, फिर हम अगर नोट्स है तो फिर हम नोट्स में देखेंगे इसे, तब नोट्स में देखते हैं। नोट्स में बी पार्ट है, नोट्स में आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ये भी, पहले 25,000 थे, अब हो गए 35, तो 10,000। ये दोनों ही बढ़ गए, दोनों ही आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद ऐड हो जाएंगी। आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, बुक के अकॉर्डिंग ऐड लेस कुछ नहीं करना ऐसे। आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने क्वेश्चन पहले सोल्व करना बताया, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो जितने इंक्रीज हो रहे हैं ऐड कर दोगे। और उसके बाद क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी ऐड हो जाएंगी। यानी कितने ट्रेड पेबल्स पहले चेक करते हैं ऐड में, कहाँ गए, हम इकट्ठा ही हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं करना, बुक के अकॉर्डिंग। सॉरी 15,000 10,000 ये ऐड हो जाएंगे हमारे। तो आपने ये ऐड लेस बार बार नहीं लिखना, आपने एक ही बार लिखना है नहीं ऐड एंड लेस, बस आप लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस, इस तरह से करना है। उसके बाद हम करंट एसेट्स पे जाते हैं। ये करंट एसेट, करंट एसेट में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे नहीं लेंगे हम, ये आंसर टैली करने काम आएगी। इन्वेंट्रीज चेक करिए, इन्वेंट्रीज जो है पहले थी 50, अब होगी 90, बढ़ गई है तो 40,000 ये इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही है ना, इन्वेंट्रीज 50 से 90 हो रही है तो 40,000 आपकी इंक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगी, इन्वेंट्रीज माइनस हो जाएगी। तो इन्वेंट्रीज में रिवर्स होता है कि बढ़ेगी तो प्लस कम, और एसेट में ऐसा होता है, करंट एसेट में अगर इंक्रीज होंगी तो माइनस, डिक्रीज होंगी तो प्लस। लाइकवाइज ट्रेड रिसीवेबल देख लो, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं 70,000, ये भी माइनस हो जाएंगे। कैश एंड कैश बैलेंस आंसर टैली करने के काम आता है। और अदर करंट एसेट देख लेते हैं, इन दोनों ही माइनस किए 40,000 एंड 70,000। ईयर चेक करो एक बारी, देखे नहीं ध्यान से इसमें, हाँ ठीक है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी से देख रहे हैं तो एसेट से देख रहे हैं, तो आपके पास ही आ गई दोनों माइनस की आइटम्स। देखिए क्वेश्चन में दोनों माइनस की हुई है, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल दोनों माइनस है। और एक आपके पास एक एसेट और दी हुई अदर करंट एसेट्स, और आई थिंक कौन सी होगी वो, देखते हैं चेक करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ कम हो रहे हैं 10,000 और 2 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 2,000 रुपीज। ये देखो ये लिखा हुआ है 2,000 रुपीज प्लस। तो यानी आपने ऐड लेस ऐसे बार बार नहीं करना, आपने लिखना ही नहीं, आपने सिंपली 3 आइटम्स ऐड किए और ये बार बार यहाँ भी नहीं लिखना। और उसके बाद इसमें से सबको प्लस कर देना, 25 और 2 27 हो गए ना, 27 में से 110 गया, 27,000 में से 1,10,000 माइनस कर दोगे तो रिवर्स माइनस हो जाए, माइनस का आ रहा है ना ये 0 0, 10 माइनस 7 गया 3, 83,000। तो अब यहाँ पर माइनस 83,000 ही लिख दोगे सीधा ब्रैकेट में, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 28,000। तो इसे बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सोल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, अब इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। इन्वेस्टिंग तो बस ऑपरेटिंग की लेंथी होती है, उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ है, नॉन करंट नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे हम। क्या क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल है, इसका 4 नोट है, नोट पे जाते हैं। और इनटेंजिबल तो आपकी दोनों ही डिक्रीज हो रही है, तो ये तो आपकी इन्वेस्टिंग में आएंगी। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखेंगे, पहले 40 थी अब 65 होगी, बढ़ गई है तो 25,000 माइनस हो जाएगी इन्वेस्टिंग में। और टेंजिबल एसेट देखती हूँ 4 नोट्स में क्या है, ये नोट नंबर 4, यस, लैंड एंड बिल्डिंग चेक कर लो, पहले 90 थी, ये बढ़ गई है
तो ये भी बढ़ गई तो क्या हो जाएगी माइनस, कितनी बढ़ी 80,000, तो वो भी कितना माइनस हुआ था 80,000, ये माइनस हो गया। और वो कितना किया था हमने किया था वो 40 कितना किया था, एक मिनट 25, तो 90 और 25 दोनों माइनस के आइटम्स है। बस इन्वेस्टिंग तो ये सब दो ही एक्टिविटीज है, और तो कुछ एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है। इन्वेस्टिंग सिर्फ आपकी क्वेश्चन में दो ही है, परचेज ऑफ लैंड 80,000 माइनस और परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस, दोनों बढ़ गए तो परचेज ही बोलेंगे, तो ये माइनस में आंसर आ गया, तो इसे बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, उसके बाद फाइनेंसिंग देखेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम चलेंगे शेयर कैपिटल पे, शेयर होल्डर फंड पे, सीधा डायरेक्ट वहीं चलते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल चेक करते हैं, पहले 2 लाख थी 3 लाख होगी, बढ़ गई तो 1 लाख ही प्लस कर देंगे वहां पर, इसे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस आता नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट्स देखते हैं क्या है, नोट्स में से होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये रहा। पब्लिक डिपॉजिट बढ़ गए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी फाइनेंसिंग में दोनों ही प्लस हो जाएगा, यानी 45,000 ही प्लस हो जाएगा, तो दोनों ही यहाँ प्लस करते हैं पहले हम। यस, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, और साथ में से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी प्लस कर दिया जितना था क्वेश्चन में, एडिशन इन्फॉर्मेशन में था ना, कहा था इसे हम शेयर कैपिटल में प्लस करेंगे, इट इज 1,06,000, और पब्लिक डिपॉजिट भी बढ़ गया 45,000। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड भी गिवन है, मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया एडिशन इन्फॉर्मेशन में, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ भी कैलकुलेट करके दिया 6%, तो हमारा कितना आ गया, ये 9,000 मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग में भी ऐड होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, तो 9,000 ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज सब्ट्रैक्टेड। बस ये आंसर आ गया 1,42,000। और आपने जब क्वेश्चन करना ना, तो आपने जो भी ये तीनों एक्टिविटीज, पहले क्या था कि हम एक ही एक्टिविटी करते थे, सारी आइटम्स को हम इस वाले कॉलम में लिखते थे, दिस वन में, तो अब हमने सारी एक्टिविटीज हमने फर्स्ट कॉलम में लिखनी है, पर सेकेंड कॉलम में सिर्फ आंसर्स जाएंगे आपके, सिर्फ जैसे फर्स्ट आंसर कौन सा आया था आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 28,000, सेकेंड आंसर क्या आया था आपका, फर्स्ट था ऑपरेटिंग, सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इन सबका प्लस कर दिए तो आ गए 9,000, तीनों एक्टिविटीज को प्लस किया, ये प्लस किया वो प्लस किए, और ऑपरेटिंग माइनस की थी, तो ये माइनस की 1,42,000, और ये इन्वेस्टिंग माइनस की, ऑपरेटिंग शायद प्लस, क्योंकि तीनों को प्लस माइनस करके आंसर आ गया 9,000। अगर प्लस में आंसर आता तो यहाँ लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर माइनस में आ गया तो लिखोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर कैसे टैली करोगे, आपने आंसर कैसे टैली करना है, ये आपका आंसर 9,000 आ गया, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गए थे बैलेंस शीट में, चलिए बैलेंस शीट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गए थे उनसे हम आंसर टैली करेंगे, कैसे करेंगे देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो ये वाला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक ये वाला है 39,000 एंड 35,000। आप क्या करोगे आंसर में, आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कर दोगे, ये 10,000 ये ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है करंट ईयर का, 10 और 35 कितना हो गया 45, 9,000 आपका आंसर आया था, 9,000 में आप कितना प्लस कर दोगे 45,000, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर का प्लस कर दोगे, इट विल बी 54,000। तो देखोगे कि आंसर जो है ना आपका, जो एंड वाला इतना ही बनेगा 15 और 39, 15 और 39 इट विल बी 54,000। तो इस तरह से आपका एंड में आंसर भी टैली हो जाता है कि वाकई आपका जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है भी या नहीं है। अगर आंसर टैली नहीं होता तो ज्यादा, मतलब अगर माइनस से डिफरेंस आता तो एक बार चेक कर लेना, नजर डाल लेना, यानी कि इस क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट कर दो, तो अब देख लेना कि क्योंकि इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर एक पॉइंट गलत है या आंसर तो टैली नहीं होगा, लेकिन मार्क्स आपका हाफ ही कटेगा, तो इस तरह से आंसर टैली हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट देखो आप रिवीजन कर रहे हो तो ध्यान से देखो, एग्जाम में इस पे टाइम वेस्ट मत करना।